अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कैदी नंबर 804 की कानूनी महाज पर बड़ी पेशरफ्त। साइफर के अहम तरीन मुकदमे में बरियत, 10 साल की सजा कलअदम करार दे दी गई है। साबिक वजीर आजम 3 बड़े मुकदमात में कमोबेश 30 साल की सजा काट रहे हैं। तोशाखाना केस 10 साल कैद बामुशक्कत, सजा मुअत्तल। इद्दत निकाह के 7 साल की सजा, मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल। साइफर केस 10 साल की कैद बामुशक्कत, अदालत के फैसले में बाइज्जत बरियत। तहरीक इंसाफ के दुश्वार तरीन सियासी और कानूनी दौर का ये अहम तरीन मोड़ है। रात गए समातें, जल्दबाजी में फैसला, सरकारी वकील जरा के हक से महरूम, केस तेजी से स्पीड पर और केस 3 बार रिमांड, अदालत की जानिब से 2 बार समात का दोबारा हुक्म। इस मुकदमे में सजाए मौत के मुतालबे, सब इफ्स, केस से कुछ नहीं निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के मुकदमे में साबिक वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाओं को कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत की जानिब से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी किया गया। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इल्जामात से बरी किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ 15 अगस्त 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ केस में बरियत के बाद इमरान खान के जल्द बाहर आने और दूसरे तमाम मुकदमात में रिलीफ की तवक्को कर रही है। आज खुशी का दिन है। इंशाअल्लाह करीब बारान रहमत आवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। हमारी उम्मीद यही है कि जब अगर इंसाफ का ये एक ताज़ा झोंका हमें मिला है तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाअल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में रखने का हिसाब मांग रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, केस के बारे में गलत गवाहियां दी। इमरान खान पाकिस्तान कैदी नंबर 804। समाअत के आगाज पर वकील प्रोसिक्यूशन ने बताया कि प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी 20 मिनट लेट हैं। अदालत ने बरीमी का इजहार करते हुए कहा कि हम सिर्फ आपके लिए बैठे रहें और कोई काम नहीं। हमने रेगुलर डिवीजन बेंच कैंसिल किया है और सरकारी वकील नहीं पहुंचे। यह अजीब इत्तेफाक है कि प्रोसिक्यूटर जनरल गुज़िश्ता कई समातों में या तो गैर हाजिर रहे या अदालत ताखीर से पहुंचे या बगैर तैयारी के अदालत के सामने बारहा मोहलत की इस्तदा करते दिखाई दिए। नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि 2 काउंसलर्स जिन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल कोर्ट में जिरा की, क्या उन्होंने कभी क्रिमिनल केस लड़ा है? अगर उन्होंने केसेस लड़े हैं तो तमाम केसेस की लिस्ट तैयार करके अदालत में जमा करवा दें। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दलाइल का आगाज करते हुए गवाह आजम खान का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि इनको छोड़ें, केस आपका था तो आपने साबित करना है। जानबूझकर साइफर कॉपी इमरान खान ने अपने पास रखी, इससे मुतल्लिक बताइए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किताबचे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होंगे ना? इन रूल्स के मुताबिक इमरान खान को साइफर की कॉपी किसने दी? इसको आप रूल्स कहें, रेगुलेशन कहें, इसका अवाम को नहीं पता तो ये कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है। अपने केस पर रहें, इधर उधर ना जाइए। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन के पास आजम खान के बयान के अलावा कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन का केस तब आसान होता अगर साइफर की कॉपी अदालत के सामने पेश करते। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे, इसी वजह से हमने पेश नहीं किए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने कोई क्लासिफाइड दस्तावेज नहीं होते। साइफर में क्या अफसाना था, अदालत को जमा करवाते तो पता चलता कि अफसाना है क्या। FIA को दस्तावेज नहीं दी तो आप अदालत के सामने दरख्वास्त करते। दौरान समाअत अदालत ने अहम सवालात प्रोसिक्यूटर के सामने रखे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरियाफ्त किया कि क्लासिफाइड दस्तावेजात गुम करने से मुतल्लिक कवानीन क्या हैं, रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई, एक शख्स क्यों एक कागज के गुम होने पर जेल में बंद है।
नकवी साहब, मेरा सवाल कुछ और था और आप जवाब कोई और दे रहे हैं। अदालत ने मार्क्स दिए कि अगर एक कागज गुम भी हो गया तो दूसरे शख्स को क्यों जेल में डाला गया? क्या शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स गुम करने में मुआवनत की थी? शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्शन 5C का दिफा कैसे बनता है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस ये है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखकर पब्लिक किया। उन्होंने ट्रायल में कहीं नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि साइफर गुम नहीं हुआ, तो फिर 5D तो खत्म हो गया ना। ताहम प्रोसिक्यूटर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। नाज़रीन, समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। साइफर केस में इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत ने 10 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। साइफर, जिसका ताल्लुक अमरीका से था, इसका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल और वजीर आजम हाउस से इस मरासले का पुरस्रार तौर पर गायब हो जाना इस मुकदमे के बुनियादी नुकात थे। खसूसी अदालत में मुकदमे की कार्रवाई गैर मामूली तौर पर उजलत में निपटाई गई। तासुर ये मिला कि मुल्जिमान को सफाई का मुनासिब मौका ही फराम नहीं किया गया। साइफर गुमशुदगी केस में 3 अहम गवाहान इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर खारजा सुहेल महमूद और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद की जानिब से खसूसी अदालत के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करवाए जाने के बाद ये मुकदमा फैसला कौन मरहले में दाखिल हो गया। खसूसी अदालत ने फैसला ऐसे वक्त में सुनाया कि जब आम इंतखाबात में फकत 1 हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में कानूनी सुकम की बुनियाद पर 2 हफ्ते तक मुल्जिमान के खिलाफ खसूसी अदालत को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के दोनों मुल्जिमान की बादस गिरफ्तारी जमानतें भी मंजूर की। इस केस में मुल्जिमान के वकील अदालत के बाहर जोर देते रहे, बार बार दोहराते रहे कि उन्हें गवाहों पर जिरा करने का मौका ही सिरे से नहीं मिला। गुज़िश्ता समाअत के दौरान साइफर केस में एक नया मोड़ सामने आया था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया था कि FIA के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि जिससे यह साबित हो सके कि खुफिया केबल्स या सफारती मरासला साबिक वजीर आजम इमरान खान के कब्जे में था और वो उनके कब्जे से गायब हो गया। यानी कि ये डॉक्यूमेंट सिरे से फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं था। इससे कबल 22 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और साबिक वजीर शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि यह फौजदारी मुकदमा है, शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जिमान को ही जाता है, जबकि हुकूमत वक्त के मुताबिक साइफर केस में 10 साल की सजा एंड मेरिट पर हुई। दहशतगर्द जमात के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक ही होना चाहिए। उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? ये सियासी जमात नहीं है, इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। अदालत के आज के फैसले पर हुकूमत का मौकफ है कि अदालतों को सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। ये कौमी सलामती का मामला है। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया। आज अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो फैसला आया है और प्रोसिक्यूशन तफसीली फैसला देखेगी और पढ़ने के बाद ये फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कोई आम मामला नहीं था। इज्जत माब अदालतों को भी इसको इस पैराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए, बड़ा पेचीदा मामला होता है, बेहतर तरीका तो ये होता है इसको रीट्रायल की तरफ भेजा जाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 180 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में दर्ज होने वाले 10 मुकदमात में मुत्तलका अदालतें इमरान खान को बरी कर चुकी हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने आज मजीद 2 मुकदमात में बरी किया है। तोशाखाना केस और साइफर केस में सजाएं कल अदम होने के बाद इद्दत निकाह केस में सजा बाकी है कि जो अदालत के रूबरू हतमी मराहिल में था, मगर आज इमरान खान की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील का केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता समाअत में केस के फरीक खावर मानिका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज करते हुए अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, जिसके बाद जज की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस ट्रांसफर करने के लिए खत लिख दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। जज अफजल अस्सिर-ए-नौ इस मुकदमे की समाअत करेंगे। इमरान खान फकत इद्दत निकाह केस की सजा काट रहे हैं कि जो कि गैर जरूरी तौर पर दूसरी अदालत मुंतकली के बाद तवालत इख्तियार कर गया है। इमरान खान की रिहाई से जुड़े सियासी तनाजुर अपने अंदर एक ऐसे मुकदमे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि जिसका ना तो कोई वकील है ना कोई मुनसिफ। सो रहा और उनकी रिहाई
बहरहाल लगता है दूरस्त। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, वकील इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, कंग्रेचुलेशंस। एक बड़ा तवील तरीन केस आपने लड़ा और आज मुकम्मल इक्विटल देखा गया। इक्विटल ऑर्डर तो आ गया सलमान साहब, फिर से गो के रिमांड बैक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए, ये हम वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि तकरीबन 3 माह मेरा ख्याल नहीं था इनिशियली कि हमें इतनी देर लगेगी ऑनरेबल जजेस को कन्विंस करने में दैट दिस इज अ केस ऑफ इक्विटल। और इस दौरान बड़ा टर्बुलेंस आता रहा, कई दफा रिमांड की बात होती रही, कई दफा एडिशनल एविडेंस की बात होती रही, मगर हमने इस केस में हमारी हिकमत अमली यही थी कि साइफर का केस सबसे इम्पोर्टेंट केस गर्दाना जा रहा है, तो इसमें हम इसके मेरिट्स के ऊपर ही जाएंगे, हम इसमें जमानत की इस्तदा नहीं करेंगे, स्पेशली जब जमानत और केसेस में या रिलीज होती भी नजर भी नहीं आ रही। मगर फाइनली 3 महीने के लंबे दलाइल और मेरा ख्याल है 40 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक्सटेंसिवली और कॉम्प्रीहेंसिवली एंड टू आवर हार्ट्स कंटेंट हमें भी और सरकार को भी इतना मौका मिला इस केस में अपनी जजमेंट का दिफा करने में, जिसमें आज फाइनली वो नाकाम हुए और उस नाकामी के बाद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को शक का फायदा देते हुए नहीं बरी किया। ये जो इक्विटल हुआ है ये फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू जस्टिफाई स्टार्टिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये बड़ा सीरियस जुर्म होता है, ये गद्दारी के उसमें दायरे में आता है, ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती हैं। और तो आज ये जो इक्विटल हुआ है उससे एक बात तो ये सामने आ गई कि ना इमरान खान साहब गद्दार हैं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब है, ना उन्होंने दुश्मन मुल्क को कोई फायदा पहुंचाया है, ना ही कोई पाकिस्तान का सीक्रेट दिया है। मगर जो हमारा मेन ग्राउंड मैं आपको बताता चलूं, द एस ग्राउंड जिसने जो इस केस को इक्विटल की तरफ लेकर गया है, कि जिस केस के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा केस घूम रहा था साइफर, सरकार ने वो डॉक्यूमेंट ना जजों को दिखाया, ना अदालत में पेश किया, ना एग्जिबिट हुआ, तो फिर जजेस बस सोचते ही रहे कि एक साइफर डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ हो सकता है। बैरिस्टर साहब, आई विल गेट टू दैट, मगर ये फरमाई दीजिएगा कि 3 पोर्शंस थे इस चार्ज के जो फ्रेम किया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर। पहला पोर्शन तो ये था अनलॉफुल रिटेंशन एंड नेग्लिजेंट हैंडलिंग, दूसरा पोर्शन इसका चार्ज का था डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्संस, और तीसरा था कि क्या फायदा या बेनिफिट हुआ है फॉरेन पावर्स को। तो ये तीसरा जो है इसकी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं थी कि तीसरी किसी कुवत या मुल्क को कोई फायदा हुआ हो, लेकिन साइफर आना और वजीर आजम इमरान खान का उसके गुमाना, इसकी तो 2 साल सजा बनती है। ये एडमिटेड बातें थी, ये डिनाई भी नहीं की गई, पीएम खुद मानते थे कि साइफर आया और वापस नहीं किया जा सका उनसे। देखें, इसमें जो सबसे अहम किरदार था ना वो आजम खान साहब का था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ही वॉज द रेसिपिएंट, द गार्डियन, कस्टोडियन, द रिसीवर, एंड इट वॉज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न इट टू द फॉरेन ऑफिस। तो जो सबसे बड़ा अहम नुकता था कि जिसको आपने साइफर सौंपा, आपने उसको पहले मुल्जिम बनाया और फिर अचानक वो अगवा हुए, वो गायब हुए, एक FIR हुई और फिर वो मंजर आम पे आए और वो फिर सुल्तानी गवाह, सरकारी गवाह बन गए। और जब वो सरकारी गवाह भी बन गए तो उनका बयान कुछ और था। जब वो अदालत में आए तो उन्होंने इमरान खान साहब को बरीउज़्ज़िम्मा कर दिया अदालत आके। तो सरकार का पूरा केस स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड, कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकॉम्प्लिस के ऊपर खड़ा था, जो कि इनहेरेंटली एक वीक एविडेंस गर्दाना जाता है और उसे कहा जाए, उसको तशबीह दी जाती है कि ये सुल्तानी गवाह को गिरगिट के साथ उसको तशबीह दी जाती है कि इस पे रिलाय बहुत सोच समझ और एहतियात से करना चाहिए। तो जिस गवाह के ऊपर उनका इनसार था, उसी गवाह ने कुछ साबित ना किया और उसी की ये जिम्मेदारी बनती थी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साइफर लापरवाही से आपने गुमा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साइफर को आपने रख लिया, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साइफर को आपने शेयर कर लिया दुश्मन मुल्क के साथ अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो ये तीनों बातें बड़ी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थी चार्ज के अंदर, और ये जजेस ने बखूबी मौका हमें भी दिया, सरकार को भी दिया। तो 2 साल का भी केस आज किसी तरीके से नहीं बन सका। और नेग्लिजेंस का मैं आपको बताता चलूं,
नेग्लिजेंस पाकिस्तान में शायद ही किसी को पाकिस्तान में कभी सजा हुई हो। ये डॉक्टर्स के लिए होती है और वो भी ग्रॉस नेग्लिजेंस, एक्सट्रीम नेग्लिजेंस। तो जिसकी ड्यूटी थी, नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है ड्यूटी ऑफ केयर से, तो जिसकी ड्यूटी थी वो आजम खान साहब थे। आजम खान साहब को आपने जब गवाह से मुल्जिम बना दिया तो आपने अपना आधे से ज्यादा केस वहीं खराब कर दिया, और जब वो गवाह अदालत में आया और उसके ऊपर प्रेशर नहीं था तो उस गवाह ने सरकार का साथ ही नहीं दिया झूठे केस का। सो आप कह रहे हैं कि ये मिस हैंडलिंग के जुमरे के अंदर ना कि आप आजम खान से उनको भी तफ्तीश होती और उनको भी सजा होती कि क्यों मिस हैंडल हुआ, क्यों इसको गलत तरीके से इससे निपटा गया, वो एक बादम आप गवाह बने जिनकी तमाम तर जो भी बयान था उसमें वजन कम था। ओके, बट सर ये अगर इजाजत दें, डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन, जो ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह यू बेटर अंडरस्टैंड चार्ज के 3 हिस्से थे, ये भी तो एक एडमिटेड फैक्ट था, इसकी भी 2 साल सजा होती है, इसे कैसे रिगल आउट किया इधर से आपने? देखिए, इसमें जो एलिगेशन थी कि इन अ पॉलिटिकल गैदरिंग इसके कंटेंट्स को मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, डिस्टॉर्ट करके अवाम के आगे रखे, कंटेंट्स कुछ और थे। अब मैं आपको फौजदारी की या क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट अवाम से शेयर कर दिया और सब बता दिया, उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी जो कि नहीं जानी चाहिए थी, और दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को कहा कि ये डॉक्यूमेंट हम आपको भी नहीं दिखा सकते। तो ये बात, दिस वाज क्वाइट ऑफेंसिव, के जजेस ने कहा ऐसा कोई सबूत और शहादत नहीं है कानून में जिसको जजेस ना देख सकें। तो साइफर को मंजर आम पर क्यों नहीं लाए? उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, साइफर मंजर आम पर आता, साइफर के कंटेंट सामने आते, साइफर अगर जजेस पढ़ पाते तो जो भी पढ़ता वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करता कि उन्हें पब्लिक को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस में लेना है। और जो वो तकरीर है, स्पीच है, मैं चाहता हूं अपने प्रोग्राम में जरूर चला दें कि उस तकरीर में उन्होंने उसको क्या पढ़ के सुनाया या क्या बताया। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दैट स्पीच, कोई शेयर नहीं की गई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच वाज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिटेड द फॉरेन पावर। ये 2 लफ्जों पर मेरा फोकस है। बेनिफिट टू फॉरेन पावर तो मैंने पहले ही कह दिया ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो 10 साल की सजा तो यहाँ निकल गई। ठीक है, मुझे तो पहले 2 शिकों से है सर, मुझे बात तो भी नहीं सुनेंगे। पहली 2 शिकों से बैरिस्टर साहब, एक अनलॉफुल रिटेंशन, जो कि अनलॉफुल रिटेंशन थी वो माने मेरे पास था, एंड नेग्लिजेंट हैंडलिंग भी हुई है। गो के आपका मुद्दा ये है कि ये तो फिर आजम खान साहब से पूछा जाए, उन्होंने हैंडल करना था। दूसरा, डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन, एक तकरीर में ये लहराना। मैं इसमें से निकला ऐसे कि जब एसपीएम एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं, और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होती है, तो उसकी बकायदा लिखत पढ़त होती है कि ये मैंने आपको दे दिया, ये सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस में। सो जजेस पूछते रहे कि वो डॉक्यूमेंट दिखा दें, यानी फॉरेन ऑफिस का कोई मरासला दिखा दें जिधर उन्हें ये लिखा हो कि हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये हैंड ओवर कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी उनके पास नहीं था। तो ना साइफर आया, ना हैंड ओवर करने का आया कि ये उनके कब्जे, उनके कंट्रोल और पोजेशन में चला गया। सो टेक्निकल ब्लो मिला कि सरकार अपना केस जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस था, उनको ये साबित करना था कि ये उनकी कस्टडी में चला गया। और फिर वो जो कागज लहराया गया वो एक कहते थे जी पैराफ्रेज कॉपी है, तो वो जजेस अस्यूम करते रहे। सो असम्पशंस और प्रिजम्पशंस पे क्रिमिनल लॉ नहीं खड़ा, वो डॉक्यूमेंट सामने लाना बहुत जरूरी था, जो कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड। सो इवेंचुअली सरकार को कम से कम 15 घंटे मिले हैं हाई कोर्ट में और 7 दिन रिटेंशन के चार्ज पे और नेग्लिजेंस के चार्ज पर। आई एम सॉरी, मगर वो उन दोनों चार्जेस में भी नाकाम रहे अपनी जजमेंट को। 15 घंटे और इन अपील के बावजूद हेस्ट में रिमांड बैक, हेस्ट की वजह से, जिस तरह पहले भी हमने देखा 2 दफा रिमांड बैक हुआ, तीसरी बार भी हियरिंग हुई, फैसला आ गया। एक बार फिर आप कह रहे रिमांड बैक का बनता नहीं था बिकॉज इस्तगासा कमजोर था, साबित नहीं कर सका, गो के चार्जेस अपनी जगह मौजूद थे ये वाले। सर ये बताएगा प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट ने, अब गो के आज ये हुकूमती जो एडवाइजर हैं कानून पे, उन्होंने आज ये तकरीर की मलिक साहब ने कि अब इस्तगासा फैसला करेगी कि इसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, एंड इफ दे डू प्लान ऑन डूइंग दैट, क्योंकि उनकी बातों से तो लगा वो बिल्कुल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई ले तो लाल से काम नहीं लिया जाएगा। पहले तो पता है सियासी केस था या नेशनल सिक्योरिटी का मामला था आपके नजदीक? एंड इफ दे
do decide to challenge this in the Supreme Court, what are you expecting? देखिए, पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए ये जरूरी होता है कि ना फॉर ऑप्टिक्स के हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब की जमानत देते हुए अपना माइंड ऑलरेडी दे दिया है और यूनानिमसली 3 जजेस ने दिया है। वो ऑर्डर में ही कुछ नहीं बचा था कि ये केस आगे चलता, बहरहाल इन्होंने चलाया। रही सही कसर, फैसला मुकम्मल आ जाने दे सामने। मैं समझता हूं कि ये केस कभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रिलिमिनरी राउंड में ही इसको लीव ग्रांट नहीं होगी और ये केस रिजेक्ट होगा प्रिलिमिनरी राउंड में, और ये हरगिज दोबारा नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस केस में कुछ नहीं है, और अब ये जजमेंट जब आएगी तो इसमें जज साहब का भी पूरा कॉन्डक्ट सामने आएगा कि उन्होंने इस केस को किस ऑब्जेक्शनेबल तरीके से रात वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड, सर्दियों में रात 11-12 बजे तक काम करके एक ही दिन सारा एविडेंस रिकॉर्ड किया और उसके 2 घंटे के बाद फैसला थमा दिया। तो जजेस पूछते रहे कि क्या ये फैसला शहादतें लिखने से पहले ही जज साहब लिख कर लाए हुए थे साथ, आज ये बात भी सामने आई है। मगर सर, अब इस फैसले से ये भी अनफॉर्चुनेटली गिला किया जा रहा है कि इट विल ओपन फ्लड गेट्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के सेंसिटिविटी के मामलात के हामिल जो मामलात हैं उनको किस तरह हैंडल किया जाए, फॉरेन ऑफिस के लोगों पर डिप्लोमैट्स का यकीन, आई मीन विल इट ओपन द फ्लड गेट्स टू दैट? बिकॉज देखिए, ये बिल्कुल ये फ्लड्स नहीं खुलेंगे। पहली बात, एज प्राइम मिनिस्टर इफ देयर इज समथिंग जहां पर उनको अपनी पब्लिक या अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना है तो वो उनका लेना बनता था। मगर उसमें असल बात ये है कि कोई ऐसी, वो मैं दोबारा आपको कहता हूँ, आप प्लीज वो स्पीच दोहराएं जो शाह महमूद कुरैशी की स्पीच है या इमरान खान की। पूरे का पूरा साइफर का केस उस स्पीच और उन 4 या 6 लाइनों के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की गई जिसपे किसी को 10 साल या 2 साल सजा सुना दी जाए। आज यही बातें अदालत के आगे बार बार होती गई और उसी स्पीच और कंटेंट्स को हमने मुख्तलिफ जाविये और मुख्तलिफ एंगल से पढ़ा। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप देखें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ना, ये स्पाइंग और एस्पिनाज जैसे संगीन गद्दारों को पनाह देने के लिए और नेशनल सीक्रेट्स F-16 बनाने का, आप दोजें बनाने का, आपके नक्शे, आपका कहूटा प्लान, कोई इस किस्म की चीज किसी दुश्मन मुल्क से शेयर कर दें जिससे दुश्मन मुल्क को फायदा हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। आपने तो खुद डी मार्च भेज दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा डी मार्च भेज दिया, इमरान खान साहब ने भी भेज दिया और कंफर्म कर दिया शहबाज शरीफ ने आके कि हाँ ये डी मार्च भेजो, इन्होंने ऐसी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में ये केस कैसे आता है? ठीक है। एंड लास्टली, बिकॉज बैरिस्टर साहब आप बार बार ये कहते रहे कि बार बार साइफर प्रोड्यूस नहीं हुआ, जज साहिबान भी मांगते रहे, ये पूछते रहे कि भाई दिखा तो दीजिए। मुझे ये जाती तौर पर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इसके ऊपर गौर फिक्र हुआ था कि एप्लीकेशन अगर दे दी जाए कि साइफर की मास्टर कॉपी मंगवा ली जाए अदालत में और वो दोनों इस्तगासा या डिफेंस को ना दिखाई जाए, एग्जिबिट ना की जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट जज अपनी कंजम्पशन के लिए इसको जरूर देखें और फिर फैसला करें। डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्संस का चार्ज देख लें, उसके मुताबिक उसको देख के फैसला करें। इफ दैट हैड बीन द केस, डू यू फील आपके थिंग्स कुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट? हमारे पास कानून शहादत का एक रूल है कि जो एविडेंस प्रेजेंट होना है वो ट्रायल कोर्ट में होना है जी। ट्रायल कोर्ट में इन्होंने साइफर नहीं पेश किया, सरकार की ड्यूटी थी। उस ड्यूटी को याद दहानी मैंने करवाई दरखास्त देकर कि आप साइफर तो ले आए अदालत में। जज साहब ने कहा वो नहीं आ सकता। तो जब साइफर उन्होंने नहीं पेश किया, जज साहब ने नहीं मंगवाया और मेरे कहने पर भी ना लेकर आए, दरखास्त मौजूद है, तो एपेलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट उसको अपील में देख ही नहीं सकती, खोल ही नहीं सकती, पढ़ ही नहीं सकती। वो कानूनी मैंने इसलिए कहा ट्रायल लेवल के ऊपर भी अगर आ जाता एन एप्लीकेशन हैड बीन मूव्ड और सिर्फ ये जज साहब की कंजम्पशन के लिए होता, क्या चीजें कदरें मुख्तलिफ होती हैं आज? आपको ये मालूम है कि आज से 1 हफ्ता पहले सरकार ने एक अटेम्प्ट की साइफर केस को लटकाने के लिए, ये कह के कि हम एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं, हम अपनी कमजोरियों को और जो मुकदमे में सुखम है हम उनको लकूनास को ओवरकम करने के लिए हम कुछ एविडेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं। मगर जजेस ने कहा ये स्टेज नहीं है और आप ये एविडेंस लाना चाह रहे हैं सजा लेने के बाद। ये तो दरखास्त मुल्जिम देता है कि एक इजाफी शहादत मेरे हक में देख लें। सजा आपके पास है, 10 साल की सजा आपने ली हुई है और तो ये तो आपका एडमिशन होगा कि आपका एविडेंस नामुकम्मल है और आप इस्तगासा
साबित करने में और उसके इल्जामात नाकाम रहे हैं। सो उनकी एडिशनल एविडेंस की दरखास्त को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया यूनानिमसली दोनों जजेस ने। जब वो रिजेक्ट हो गई तो उन्होंने पैंतरा बदला और कहा कि अब आप इस केस को रिमांड कर दें 3 महीने अपील सुनने के बाद, जिसे जजेस ने कहा ये तो नहीं होता, जब सारी कमजोरियां केस की डिस्कस हो जाए, एविडेंस डिस्कस हो जाए, तो फिर हम इस केस को रिमांड नहीं करेंगे, हम मेरिट्स पर फैसला करेंगे। आपने इस केस में जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रेजेंट किए, तब नहीं किए तो आप भी नहीं कर सकते। 100 दफा भी रिमांड करेंगे तो नतीजा इक्विटली होगा। उस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं अब ये दिखाया जा सकता साइफर की मास्टर कॉपी, अब वो कॉपी नहीं देखी जा सकती। So it's a done and dusted case. Impossible. Legally impossible. Legally impossible. In other words, it's a done and dusted case, sir. It's a done and dusted case. ऑप्टिक्स के लिए अपील फाइल कर दें जी, प्लीज करें वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान सफदर मौजूद थे, मारूफ क्रिमिनल लॉयर हैं, वकील थे खान शाह महमूद कुरैशी के। आपने बात सुनी, शक का फायदा नहीं दिया गया बरियत के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्तगासा मुकम्मल तौर पर अपना केस प्लीड करने में, साबित करने में नाकाम रहा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी लाजो बेंच पहले ही समात में तकसीम दिखाई दिया है। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जज साहिबान के रिमार्क्स में वाज़ेह तफरीक देखी गई। एक मौके पर जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस के माबैन नाखुशगवार जुमलों का तबादला भी देखा गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहम मामले पर जिम्मेदारी से पहलू तही पर अदालत ने सवालात की बौछार कर दी। समात के आगाज पर ही चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि केस में फरीक मुखालिफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे कि जिन्हें फरीक बनाया गया। इस पर फैसल सिद्दीकी ने अर्ज की कि जिन्हें इजाफी नशिस्तें दी गई वही बेनिफिशरी हैं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। चीफ जस्टिस ने दोबारा सवाल किया कि इनमें कौमी और सूबाई असेंबली की कितनी नशिस्तें हैं, तफसील दे दीजिए। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को यह बताया कि कौमी असेंबली की 22 और सूबाई की 55 नशिस्तें मुतनाज़े हैं। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि बेनिफिशरी जमातों में से कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमायत करती है। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर सियासी जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की खुलकर मुखालिफत कर दी। सियासी जमातों की तरफ से मुखालिफत सामने आने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि आप सब इजाफी मिली हुई सीटें रखना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लुकमा दिया कि आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, मगर बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिस गाइड किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अदालत से अर्ज की कि उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप आजाद उम्मीदवार हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि किसी को खुद से आजाद डिक्लेयर कर दे, जब पार्टी भी कह रही हो कि हमारा उम्मीदवार है और उम्मीदवार भी यही कह रहा हो कि पार्टी को अपना ही कह रहा हो, तो इलेक्शन कमीशन का इसके बाद क्या इख्तियार रह जाता है। इन अहम तरीन सवालात पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने नुक्ता उठाया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक से महरूम हो जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस मौके पर सवाल उठाया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी, क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती। तासुर तो ऐसा दिया गया कि जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि तहरीके इंसाफ बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी जमा कराई थी। इस पर फैसल सिद्दीकी ने अदालत से अर्ज की कि तहरीक इंसाफ ने फहरिस्तें जमा कराई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं की। इस पर जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। SIC was not a political party because it has neither participated in the election nor has won any seat. तो लिहाजा ये जो बहस है ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी हो गई जनाब। जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन भी करेंगे तो उसकी कोई अहमियत हैसियत कानून में नहीं है। आपसे गलती हो गई जी, आप नहीं थे पॉलिटिकल पार्टी, इनसे गलती हो गई। पीटीआई ने खुद एज ए पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट किया। क्या इलेक्शन कमीशन उस वोटर के राइट को सिक्योर करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? द एपेक्स कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये अलाउ कर सकती है कि उसका राइट वायलेट हो? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नुक्ता दराज किया कि अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। जजेस के उठाए गए सवालात पर फैसल सिद्दीकी की बार बार जवाब देने पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरा ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहिब हम आपको सुनने बैठे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में इख्तलाफ भी सामने आया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया।
Lighter note, if I may mention, I was once faced with the bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, ہم آپ کو سننے بیٹھے ادھر پھر ہم فیصلہ کر لیں گے. I can never say that about you. No, کہہ دیں آپ کر لیں آرگیو, پھر ہم آپ کے سوالات پوچھیں گے. I think that's an unfair statement. نہیں آپ کے لیے نہیں کہہ رہے. It's an unfair statement. چلیں آگے, it's on a lighter note, چلیں آگے بڑھتے ہیں. Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. چلیں فیصل صاحب آپ چلیں پلیز آرگیو کیجیے. In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right, I'll repeat what I said and I'll say it with a smile. Sir, آپ بھی lighter note پہ یہ کہہ دیں. فیصل صاحب آپ آرگیو کریں گے کیس یا نہیں کریں جی, گے؟ page 14. Not a fair statement and I do not accept it. جسٹس منیب نے واضح طور پر ان کے جو بیان دیا گیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے اس کو رد کیا. دلچسپ مکالمے کے بعد چیف جسٹس نے فیصل صدیقی سے کہا کہ آپ تحریک انصاف کی جانب سے نہیں بول سکتے, میرے قلم نے آدھے گھنٹے سے کچھ نہیں لکھا. اس پر فیصل صدیقی نے چیف جسٹس سے عرض کی کہ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں, آپ لکھ لیں, کہیں آپ کا قلم سوکھ نہ جائے. ایک موقع پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم حقیقت کو کیوں نہ دیکھیں, سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے جیتے لوگ شامل ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے, ہر مسئلہ سپریم کورٹ میں کیوں آتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے عرض کی کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پارٹی زیر عتاب رہی, پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا گیا, نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. براہ راست نشر کی جانے والی یہ طویل ترین سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے, مگر عدالت کے پہلی سماعت پر اٹھائے گئے اہم ترین سوالات کا محور الیکشن کمیشن کے کردار سے متعلق رہا اور سیاسی جماعتوں کا بھی مخصوص نشستوں پر بیانیہ مختلف رہا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر حسنات ملک موجود ہیں. حسنات, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے فرما دیجیے گا کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گو کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی واضح آبزرویشن نہیں دیا, ریمارکس نہیں دیے, بیکاز بہت سے ریمارکس سے بہت کچھ پتہ لگتا ہے, آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے, مگر نیویگیشن آف دا انٹائر پروسیڈنگ, جس طرح انہوں نے سماعت کو نیویگیٹ کیا اپنے جج صاحبان برادرز کے ساتھ بھی, اس سے کیا نظر آتا ہے, کیا پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کو جو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہ اسی طرح کا چیزیں چلتی رہیں ماضی میں بھی, اب بھی اسی طرح ہی. اور یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کے ہم خیال ججز نہیں بیٹھے ہوں گے اور ایسے ججز بیٹھے ہوں گے جو زیادہ سوالات کرتے ہیں, تو جو پریزائڈنگ جج ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائزہ آج جو بظاہر ہی لگ رہا تھا کہ جو ججز ریمارکس دے رہے تھے وہ انڈائریکٹلی 13 جنوری کے فیصلے پہ سوالات اٹھ رہے تھے, اور 13 جنوری کے فیصلے کے آتھر جج چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں, جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن انلیگل ہے, اس کی بنیاد پہ پارٹی مگر سمبل نہیں جسٹس جمال مندوخیل نے کافی ریسکیو کرنے کی کوشش کی, وہ بیچ میں آئے کہ بھئی آپ نے مس گائیڈ ہوا ہے یا نہیں سمجھا گیا, یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی, انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہوئی. جی بالکل, سب سے امپورٹنٹ جی میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک رستہ دے رہے ہیں, اور بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک بہت کنٹروورشل فیصلہ ہے اس کی امپلیکیشنز کو کم کی جا سکتی ہیں. مگر دیکھیں, آپ نے 13 جنوری کا ذکر کیا, حسنات, کیا 13 جنوری کی سماعت میں جو بلے کا نشان دینا ہے نہیں دینا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, کیا تب بہت سارے سوالات چیف جسٹس, محترم چیف جسٹس نے نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے, اور اس وقت یہ بھی آیا تھا کہ ریزرو سیٹ اگر آپ کو نہیں ملی تو یہ بات علی ظفر صاحب نے کی تھی, اور کہا گیا تھا کہ جی پھر آپ ہمیں آئیے گا ہمارے پاس, ہم دیکھ لیں گے اس کو. بالکل, اور یہ غلطی ہے تحریک انصاف کی شاید کہ وہ نہیں گئے, وہ جانا چاہیے تھا ان کو. سمجھتا ہوں کہ یہی معاملہ جو ججز جو کانسٹیٹیوشنل لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی انلسٹڈ تھی, وہ بین نہیں تھی. پی ٹی آئی کے لوگ جب انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کے آئے تو ان کو الیکشن کمیشن میں درخواست دینی اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی ایک پٹیشن ہے جو الیکشن سے پہلے انہوں نے کی تھی کہ جی مجھے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں, وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی, سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی, چیف جسٹس قاضی فائزہ نے فکس نہیں کی. لیکن یہ ایک علیحدہ معاملہ تھا, مگر یہ ان کی پھر بھی تحریک انصاف کی ذمہ داری تو تھی کہ سارے آزادوں کو جمع کرتے, اپنی جماعت میں شامل کرتے اور اپنی ریزرو سیٹس مانگتے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو آن ریکارڈ ہے کہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہوا تو آنا میرے پاس. اور یہ صرف یہ کلپ ہی لگا دیتے ان کا کہ جی اب یہ ہمارا مسئلہ آ گیا ہے. آج جس طرح جسٹس جمال نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا تھا اس ججمنٹ میں کہ جی ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے صرف سمبل نہیں ملے گا, اس پہ اور امپلیکیشن کہاں لکھی ہوئی تھی کہ جی ان کو ریزرو سیٹ نہیں ملے گی. یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آج جو ہے جسٹس جمال کی طرف سے یہ ریمارکس ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ ریمارکس پہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ آج میرٹ پہ بالکل خاموش رہے, انہوں نے ایک ریمارکس بھی نہیں دیا.
کہ کیا ان کو جو سیٹیں ہیں ریزرو یہ حکومتی جماعتوں کو ملنی چاہیے یا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو ملنی چاہیے. ان کا ویسے ججز اور کون سے ججز نے اس کے اوپر کلیئرٹی سے میرٹس کے اوپر وہ تو بڑا واضح تھا, جیسے اطہر من اللہ, جیسے منیب اختر, جیسے منصور علی شاہ, جیسے جمال مندو. the right of franchise and right of vote and the right of the voter کے اوپر بات کر رہے تھے. بالکل کانسٹیٹیوشن لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیپل مینڈیٹ اور آرٹیکل 17 جس میں سیاسی جماعتوں کے رائٹ کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی, اور یہ ہے رائٹ آف ووٹ. الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے. جو اصل بات ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کے کوشچن تھے کہ الیکشن کمیشن کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ. الیکشن کمیشن کو تو بالکل آج لگ رہا ہے کہ ایک چیر پھاڑ دیا ہے, لیک آف رسپانسبلٹی. میرا خیال ہے کہ یہ اب دیکھنا ہوگا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اس بینچ میں ہیں. وہ اب اس کیونکہ ابھی کچھ ججز ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں میجارٹی جو ابھی خاموش ہیں, وہ کس طرف جائیں گے. اصل امپورٹنٹ وہ ہے جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم افغانی اور آپ کے جسٹس عرفان سعادت خان جو ہیں, ان کا کدھر رجحان دیکھا آپ کو؟ دیکھیں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی تشکیل مانگ رہے تھے. یہ جا رہے ہیں سنی اتحاد کونسل یہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف سے وہ زیادہ. یہ کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد جو ہے جو کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن, جب کنٹیسٹ نہیں کیا تو کیا وہ پارٹی ڈکلیئر ہو سکتی, وہ پارٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا جواب پھر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کی پارلیمانی پارٹی کو جب مانا اور سنی اتحاد کونسل کو, تو پھر ان کو ریزرو سیٹ کیوں نہیں دی؟ تو میرا خیال ہے کہ اچھا کیس ہے پی ٹی آئی کا. اس کے اوپر کسی ایک محترم جج نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, یا ٹائم لائن میٹر نہیں کرتی, کہ اگر آپ تب تو یہ سارے نہیں تھے نا سنی اتحاد کونسل کا حصہ, سارے آزاد امیدوار, اب جب آ گئے تو ان کی فہرست تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کی فہرست ادھر لاگو ہو سکتی ہے, کہ ٹائم لائنز تو الگ ہو گئیں. جب نہیں دی تھی اپنی فہرست تب تو کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. بالکل یہ بات ہے, اس میں بات ہو رہی ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے تو دیے تھے, اور جو بات وہی ہو رہی ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ 13 جنوری کی جو امپلیکیشن ہیں بظاہر جو لگ رہا ہے اس پہ میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی جو ہے وہ اس پہ ایگری ہو جائیں کہ جی 13 جنوری میں میں نے کہاں لکھا تھا کہ جی ان کو ریزرو سیٹ نہیں ملتی. اینڈ لاسٹلی مجھے دو باتیں بتائیے گا, آپ کے کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ از دس کانسٹیٹیوشن ورسز ٹیکنیکلٹیز, اور یہ آج آپ کو کیا لگ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب وہ سپورٹ اور وہ حمایت اپنے برادران کی, جج صاحبان کی آج انجوائے کر رہے ہیں کہ جو پہلے کرتے تھے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کافی ان کو لوز ہوئی ہے, ان کی جو سپورٹ ہے کافی زیادہ. اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ ججز جیسے اطہر من اللہ, جیسے منصور علی شاہ, یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کیمپ سے یا سپورٹ کر رہے تھے. آج بڑا واضح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ رائٹ ہے لوگوں کا, پیپل مینڈیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا پارلیمنٹ, وہ بڑا واضح جا رہے ہیں. اور وہ جو ججز ہیں جیسے منیب اختر, میں بھی ابھی جیسے عائشہ ملک نے کوئی ایسا ریمارک نہیں دیا, جیسے شاہد وحید, تو یہ میرا خیال ہے کہ اب تقسیم جو 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ میں, اب تقسیم اور بنیادوں پہ ہوئی ہے مختلف. وہ ایک طرف وہ ججز ہیں جو بڑے اسٹرانگ ویو رکھتے ہیں کہ جی انٹرفیئرنس کے معاملے میں ہمیں ایک ڈیٹرنس دینا چاہیے, اسپیس اپنی واپس لینی چاہیے, اور دوسری طرف وہ ججز ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک ہے, اب ڈویژن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. اور کھولکاری 2 لاسٹ کوسچنز کوئکلی, کہ عمران خان صاحب کو ٹیلی ویژن پہ نہ دکھانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے, وہ فیصلہ بتا دیا 55 منٹ جو چیمبر میں رہے تمام تر ججز. اس کے اندر کوئی قانونی کوئی دلیل, کوئی اس طرح کی کوئی مثال سیٹ کی ہو, کوئی بتائی گئی ہو, لا پوائنٹس یا سائٹیشنز دی ہوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, ایک تو سپریم کورٹ کو تاثر جو ہے وہ امیج بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تبدیلیاں آنے نہیں اس طرح آ رہی. اس کی وجہ چیف جسٹس قاضی فیصل ہی ہیں. لیکن جو جس طریقے سے آرڈر لکھا گیا ہے, آرڈر میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹورک چیزیں زیادہ تھیں. اس میں جو بات کی گئی ہے کہ جی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور یہ وہ, تو ایک طرف آپ بھٹو ریفرنس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری پیش ہو رہے ہیں, ایڈوانٹیج پیپلز پارٹی کو ملتا ہے, تاحیات نیلی نون لیگ کی نواز شریف صاحب کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پولیٹیکل ایڈوانٹیج تو آپ نے ہر سیاسی جماعت کو دی. جب یہاں معاملہ آتا ہے, دیکھیں اس وقت چیف جسٹس قاضی فیصل اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت زیادہ خلیج ہے, رفٹ ہے, ایک بہت مسٹرسٹ ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے جس طرح افتخار چودھری اور پیپلز پارٹی کی تھی, اور جس طرح نون لیگ اور ثاقب نثار کی تھی. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ججز کو ایسی کسی قسم کا پرسپشن نہیں بننی چاہیے کہ وہ کسی جماعت کے سپورٹ میں ہو یا کسی. دارالحکومت میں بھی یہ خبریں گردش میں ہیں, اور بڑے باوثوق ذرائع سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی تقریباً 1 سے 3 ایسی اور مزید ترامیم ہیں جن کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے. ایک تو انیشلی بات ہوئی تھی نا کہ آپ توسیع کر دیں آپ کی ایج فیکٹر کے اندر, جس سے چیف جسٹس
صاحب مزید 2 سال رہ سکیں اور دیگر ججز کو بھی شاید یہ اویل کرنے دیا جا سکے. ایسی کوئی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جس پہ غور و فکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی بڑی انیشیل سٹیج پہ جب گورنمنٹ افیشیل سے بات ہو تو وہ یہ بات کرتے ہیں. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جس طرح چل رہی ہے 4-5 بڑے ریلیف پی ٹی آئی اور عمران خان کو ملے, اس کو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح انڈیا میں ہوا ہے کہ جی ایک ہائی کورٹ میں جج کو روٹیشن ہے, جس طرح کسی اور ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے, اس وہاں سے ہائی کورٹ کے ججز کو یہاں لے کے آ جائے. یہ پاکستان میں ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ جج کی کنسنٹ بڑی ضروری ہے. کنسنٹ کے بغیر آپ نہیں اس کو کسی اور میں ہائی کورٹ میں بھیج سکتے. انڈیا میں ہے تو اب یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کی امینڈمنٹ آتی ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ مختلف ہائی کورٹ جو صوبوں کے ہیں وہاں بھی ان کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کچھ ایٹ دی ڈسکریپنسی آف دی چیف جسٹس, جی جسٹس یا جوڈیشل کمیشن جو بھی ہو سکتا ہے, جوڈیشل کمیشن کی, مگر اس کے اندر ان کی حمایت ہوگی. بالکل نہیں, اس میں اب کنسنٹ اس وقت ہے کہ کنسنٹ ہونا ہے, تو اگر کنسنٹ نکال دی جائے اور کسی ٹائم پہ بھی ججز کو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں کچھ جسٹس بابر ستار کو بلوچستان میں بھیج دیا جائے, سندھ میں, لیکن یہ ابھی بڑی انیشیل سٹیج پر بات ہو رہی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اور بھی 2-3 ہیں, لیکن اصل چیز ہے کہ یہ جو کیس ہے ریزرو سیٹ والا یہ معاملہ ہے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 77 سیٹیں جو ہیں کریڈیبلٹی یا ساکھ جو ہے سپریم کورٹ کی یہ متاثر کریں گی؟ بالکل ہوگی, اور سپریم کورٹ اگر اس طرح کی اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی, آلریڈی فارم 45-47 والے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اس طرح اگر ایک بڑی جماعت نے سپورٹ نہیں کیا عدلیہ کی کسی امینڈمنٹ میں جس میں ججز کے ٹینور بڑھے گا یا کوئی چیف جسٹس کا ٹینور مختص ہوگا, تو بڑے سوالات اٹھیں گے. بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ ہو, خاص کر عدلیہ کے حوالے سے, تو پارلیمنٹ میں یونینیمس وہ تو ہو گئی, مگر وہ تو الگ چیز ہے. مگر یہ 77 سیٹوں کا ریزرو سیٹ کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں, ڈز دیٹ افیکٹ اور ول دیٹ امپیکٹ, اس کا اثر ہوگا اپنی ساکھ پہ, کریڈیبلٹی پہ سپریم کورٹ کی؟ بالکل ہوگا, اور اس میں اسی وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ججز کانسٹیٹیوشنل لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پیپل مینڈیٹ ہے, لوگوں نے ایک ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ ملنی چاہیے, جس کا بھی مینڈیٹ بنتا ہے. جی, لیکن بہت سے ججز ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں, انہوں نے کوئی ایسا ریمارکس نہیں دیے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو عدلیہ میں چیف جسٹس سینٹرک اپروچ ہوتی ہے مختلف ججز کی کہ ہمارا چیف جسٹس کیا دے, تو اب چیف جسٹس آج تو بالکل خاموش تھے, کل بولتے. Always a pleasure, Hasnaat. Thank you very much. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.